हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑफ पेपर 3 यूनिट नंबर 4। ठीक है, ये हमारा है 7th लेक्चर जिसमें हम पढ़ रहे हैं पेपर 3 का यूनिट 4, जो है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड। इस पे मेरे जो 6 लेक्चर्स हो गए उसमें हमने हेल्थ, हाइजीन, हेल्थ पढ़ लिया है, हाइजीन कवर कर लिया है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पढ़ ली है, नेशनल हेल्थ मिशन पढ़ लिया है। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आरसीएच। आरसीएच को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आरसीएच का फुल फॉर्म होता है हमारा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है इसका फुल फॉर्म, और अगर हम हिंदी में बोले तो इसको कहा जाता है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम यानी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी टारगेटेड बैच एमपीपीएससी 2027-28 के लिए, और इस बैच का नाम है तपस्या बैच, जो कि प्री प्लस मेंस होगी, जिसमें आपको पूरा प्री का सिलेबस यानी यूनिट 1 से लेकर तो यूनिट नंबर 10 तक, और मेंस का पूरा सिलेबस विद आंसर राइटिंग, किस तरह से आंसर राइटिंग करी जाती है और किस तरह से हमको पूरा सिलेबस हमको कंप्लीट करना है, ये सब कुछ मैं आपको फ्री प्रोवाइड करूंगी। जब तक हमारा 2027 का मेंस होगा तब तक हमारा मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जब प्री आएगी तो प्री से पहले मैं आपको प्री पढ़ाना शुरू कर दूंगी। तो जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ऐसा पेड कोर्स अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल फ्री मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आप आज से ये वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले कि आप 6 लेक्चर्स ले लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को समझिएगा, वरना आपको बीच में से समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फिर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। प्रजनन स्वास्थ्य, देखो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हमारा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये है हमारा आज का टॉपिक। अब सबसे पहले अगर हमको पढ़ना है कि प्रजनन क्या होता है और बाल स्वास्थ्य क्या होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो वर्ड इसमें रिप्रोडक्टिव दिया हुआ है उससे क्या कहना चाहते हैं हम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब होता क्या है, तो हम पहले वो समझते हैं। अ स्टेट इन विच people have the ability to reproduce and maintain their fertility। एक ऐसी अवस्था जिसमें जो फीमेल्स होती हैं उनको वो रिप्रोड्यूस हो सके, मतलब उनकी क्षमता है रिप्रोड्यूस होने की, उनकी क्षमता हो, ठीक है, और वो मेंटेन कर सके उनकी फर्टिलिटी को, ऐसी स्टेट को रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला जाता है। एक ऐसी अवस्था जिसमें लोगों के पास प्रजनन करने और अपनी प्रजनन क्षमता बनाए रखने की क्षमता होती है। जो मैंने आपको अभी समझाया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जो आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें आप रिप्रोड्यूस कर सको, प्रजनन करने की क्षमता। ठीक है, प्रजनन करने की क्षमता को ही बोला जाता है। ठीक है, मतलब प्रजनन क्षमता बनाए रखना है और प्रजनन हो सके, उस चीज को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वुमन आर एबल टू गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सेफली। महिलाएं गर्भ अवस्था और बच्चे के जन्म को सुरक्षित रूप से करने में सक्षम हो, इसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक फीमेल है, इसकी स्टेट इतनी हेल्दी होनी चाहिए कि ये रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सके यानी एक बच्चे को जन्म दे सके, यानी ये प्रेगनेंसी की प्रोसेस के थ्रू गुजर सके और सेफ चाइल्ड बर्थ के लिए क्या हो, एबल हो।
ठीक है, ये होता है। ठीक है, इन शॉर्ट में अगर मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझाऊं तो उसका मतलब यही होगा कि ऐसी अवस्था जिसमें आप एक बच्चे को जन्म दे सको और वो भी सेफली जन्म दे सको, चाइल्ड बर्थ जो है आपको सेफली हो सके। अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसकी जो प्रेगनेंसी की हेल्थ है आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सको, ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी। नाउ गर्भ अवस्था का परिणाम मात्र एवं शिशु अस्तित्व और कल्याण की दृष्टि से सफल हो। द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल एंड वेलबींग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यही नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है, या फिर आपने चाइल्ड को बर्थ दे दिया तो ये मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। नहीं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, और अगर आपने चाइल्ड बर्थ दिया है तो जो इन्फेंट सर्वाइवल है और उसी के साथ साथ जो आपका मैटरनल सर्वाइवल है आप उसे भी अच्छे से सर्वाइव कर सकें। ठीक है, couples are able to have sexual relations free of the fear of pregnancy and of contracting diseases। जोड़े गर्भ अवस्था और बीमारियों के संक्रमण के डर से मुक्त होकर यौन संबंध बनाने में सक्षम हो। यानी कपल्स जब भी अपना सेक्सुअल रिलेशन बनाने का सोचे तो उन्हें कोई भी चीज का फियर ना हो, वो इस चीज के लिए श्योर हो कि उनकी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, यानी इसका देखो मेरे वर्डिंग्स जो है ना, मैं वैसे यूज कर रही हूँ वर्डिंग जिससे आप अच्छे से चीजों को समझ सको। ठीक है, अच्छे से मतलब आपकी जो समझने की क्षमता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वर्ड्स या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझ नहीं आती है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं उस ट्राई करूंगी कि मैं उस चीज को आगे से सुधारूं। अब यहाँ पे मैं पहले आपको समझा देती हूँ। हमने अभी तक कंप्लीट करा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, हमने क्या कंप्लीट करा था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी कंप्लीट करा था जो कि 2017 में आई थी। उससे पहले हमारा नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा था, 2005 से ही चल रहा था, ये हम सबको पता है। लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन जब 2005 से चालू हुआ था, उसके बाद जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 17 में, तो इस नेशनल हेल्थ मिशन को नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर रख दिया गया था। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बिना 3 कंपोनेंट हमने पढ़े थे। 3 कंपोनेंट क्या था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो कि कब से चालू हुआ था, 2005 से। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो कि 2013 से चालू हुआ था, और RCH जो कि हमारा 1997 से ही चालू हो चुका था। अब आप सोचोगे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी, हेल्थ मिशन 2005 में आया था, तो अब मैं इसको उल्टा करके समझाती हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट ने RCH प्रोग्राम लॉन्च करा। RCH प्रोग्राम का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, ये लॉन्च करा था 1997 में। ठीक है, और जब 1997 में RCH प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो उसको RCH फेज 1 नाम दे दिया गया। 1997 से जब ये प्रोग्राम चलता गया, तब 2005 में हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करा गया। तो जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च करा गया 2005 में, तभी गवर्नमेंट ने सोचा कि जो RCH का फेज 1 चल रहा है 1997 को, उसको हम इस प्रोग्राम के अंडर ही मिला दें। तो यहाँ से चालू होता है हमारा RCH फेज 2, यानी 2005 से हमारा RCH का फेज 2 चालू हुआ। आगे जाकर गवर्नमेंट ने जब रूरल हेल्थ मिशन के ऊपर प्रोग्राम निकाला, रूरल हेल्थ मिशन निकाला, तो 2013 में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अर्बन हेल्थ पर भी ध्यान दे, तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी लॉन्च करा गवर्नमेंट ने 2013 में। तो अब हमारे पास क्या क्या हो गया था, हमारे पास में सबसे पहले तो RCH हो गया था, देन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया था, अब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी हमारे पास हो गया था। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि इन सबको मिलाकर हम एक ही मिशन बना देते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन। इस नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर हमारे ये 3 मिशन फिर आगे बढ़ने लगे। फिर जब 2017 आया और 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई, तो गवर्नमेंट ने इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर ही उठाकर नेशनल हेल्थ मिशन को
रख दिया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले इस तरह से समझाया था, अब मैंने आपको इस तरह से समझाया है। तो आई होप सो आपको पूरी क्रोनोलॉजी कैसे क्या चला, कौन सा मिशन कब आया, वो समझ आ गया होगा। तो हमने हेल्थ पॉलिसी पढ़ ली, हमने मिशन पढ़ लिया है। हमारा आज का टॉपिक जो है आरसीएच, तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि आरसीएच के दो फेज है, एक है फेज नंबर 1 और एक है फेज नंबर 2। फेज नंबर 1 जो है ये 1997 में आया था और फेज नंबर 2 जो है ये 2005 में लॉन्च हुआ था। तो RCH1 प्रोग्राम और RCH2 प्रोग्राम क्या है, चलिए पढ़ते हैं। उससे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है मैं आपको वो समझा चुकी हूँ। तो RCH1 स्टार्ट कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1997। 15 अक्टूबर 1997 को हमारा जो है RCH1 को लॉन्च कर दिया गया था थ्रू गवर्नमेंट। RCH1 के कुछ कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे हमने नेशनल हेल्थ मिशन के कंपोनेंट क्या पढ़े, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, देन RCH, यानी इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा NHM बना है। तो ये इसके क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए। उसी प्रकार RCH के कंपोनेंट में क्या आएगा कि RCH के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी क्या क्या उसके घटक, यानी कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर हमारा RCH बना है, किस तरह से RCH वर्क कर रहा है, वो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा फैमिली प्लानिंग। ठीक है, मतलब आरसीएच के अंदर गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट चीज डाली वो यही डाली कि किस तरह से हमको फैमिली प्लानिंग करनी है, परिवार नियोजन किस तरह से होना चाहिए। जैसे कि हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ने जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 करने का टारगेट रखा था, यानी जो भी कपल हो उनके 2 बच्चे होने चाहिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। उससे हम क्या कर सकेंगे, उससे हम हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सकेंगे। ये भी एक पॉलिसी निकाली गई थी थ्रू गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ हमको कौन सिखा रहा है? ये हमारी गवर्नमेंट सिखा रही है। ये भी हमारी एक तरह से क्या हुई? फैमिली प्लानिंग हुई। अब मान लीजिए एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, उनके क्या है? 2 बच्चे हैं। तो अब इन लोगों को किस तरह से अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, किस तरह से अपना फैमिली को प्लान करना है, खुद की हेल्थ पे भी ध्यान देना है, बच्चों की हेल्थ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा काय में आता है? फैमिली प्लानिंग के अंदर आता है। दैट्स वाई ये पहला हमारा कंपोनेंट है RCH का। यानी सबसे पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग किस तरह से करी जाती है, किस तरह से सबको एक साथ सबकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ही ये हो गया। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ RTI, STD, एड्स एंड एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। RTI, STD, एड्स और किशोर प्रजनन स्वास्थ्य का प्रबंधन। अब RTI क्या होता है, STD क्या होता है? तो STD का फुल फॉर्म होता है हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। ठीक है, और RTI का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ये RTI का फुल फॉर्म होता है। मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ अगर आप लोगों को अच्छे से समझ ना आए तो। ठीक है, RTI का फुल फॉर्म क्या हुआ हमारा? RTI का फुल फॉर्म हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और STD का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। यानी मान लीजिए जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जब भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने की बात आती है, तब सबसे पहले बातें बहुत सारी उसके अंदर होती है, जैसे कि हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैसा है, मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसी के साथ साथ सेक्सुअल ट्रांसमिशन की कोई डिसीज तो नहीं है। जैसे कि बहुत सारी डिसीजेज ऐसी होती है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से कपल में फैलती है, जिसमें हमारा एड्स भी आता है। तो इस तरह की जितनी भी डिसीजेस है वो हमारी STD में आ जाती है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होते हैं बहुत लोगों के अंदर। तो अगर कोई इन्फेक्शन है आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, कि उसको मैनेज करते हुए किस तरह से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान दे सकें, ये सारी चीजें हमारी RCH के अंदर बोली गई। कि आपको फैमिली प्लानिंग कैसी करनी है पहले तो वो बताया गया, देन आपको RTI, STD और एड्स जैसी डिसीजेस को किस तरह से मैनेज करके हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान
में रखना है, वो चीज़ें इसमें बताई गई। देन चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, यानी यही हुआ वो कि हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हमको मेंटेन करके चलना है, जो हमारे गोल्स है उसको हमें साथ लेकर चलना है। अब देखो गोल्स तो बाद में आरसीएच पहले आया था, दैट्स वाई उस टाइम पे गोल्स तो नहीं आए थे कि कितना गोल होना चाहिए, दैट्स वाई यहाँ पर हमने इजी भाषा में लिखा है कि चाइल्ड सर्वाइवल पर ध्यान देना, यानी कम से कम बच्चों की मृत्यु हो, मतलब जब उनका जन्म हो तब कम से कम बच्चों की मृत्यु हो। उसी के साथ सेफ मदरहुड यानी सुरक्षित मातृत्व पर भी हमको क्या देना है, ध्यान देना है। तो आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य देखभाल के लिए ग्राहक दृष्टिकोण, क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर। ठीक है, अब जैसे कि कोई अगर व्यक्ति बिजनेस करता है, उसके कोई क्लाइंट भी होता है, तो हम किस तरह से क्लाइंट को बनाए रखते हैं, उनके लिए मतलब अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को कि हाँ हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके। अगर मान लो कोई शॉप ही है, कोई कपड़े की शॉप है, अगर वो कपड़े बेचेगा किसी क्लाइंट को, तो वो क्या सोचेगा, हम अच्छे से उसको सर्विस प्रोवाइड करें, अच्छे कपड़े प्रोवाइड करें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वापस से हमारी शॉप पे, मतलब ये मैं एक अलग तरीके से एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट वो ऐसे सोचता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमको क्लाइंट अप्रोच रखना है हेल्थ केयर में भी, कि हेल्थ केयर में हमको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो सामने वाले को सहायता दे सके। ठीक है, सामने वाले की हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रख सके, उन्हें हम अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। हमारे जितने भी ऐसे पुअर लोग हैं या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्थ केयर सर्विस को, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस को, तो अगर हम उनको पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस भी प्रोवाइड करें, तो हम उनको इतने अच्छे से प्रोवाइड करें कि वो सब भी अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सके, हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान दे सके, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ अपनी अलग हेल्थ हाइजीन पर भी वो फोकस कर सके। ठीक है, बट अभी यहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर क्लाइंट अप्रोच होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। अब आरसीएच के हमने कंपोनेंट तो पढ़ लिए, वंस अगेन कंपोनेंट में हमने सबसे पहले पढ़ा हमारा फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लान करना हमारा सबसे फर्स्ट कंपोनेंट ही होगा, अगर हमको आरसीएच को अच्छे से आरसीएच प्रोग्राम को सक्सेस बनाना है, तो फैमिली प्लानिंग हमारा फर्स्ट उसका कंपोनेंट होना चाहिए। सेकेंड कंपोनेंट है कि किस तरह से हम मैनेज करें, मैनेजमेंट ऑफ आरटीआई, ठीक है, एड्स एंड एसटीडी, और इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरह से हम मैनेज करके चले। उसके बाद आता है हमारा कि हमको चाइल्ड सर्वाइवल पर भी ध्यान देना है और मदरहुड पर भी ध्यान देना है। ठीक है, सेफ मदरहुड पर भी हमको क्या देना है, ध्यान देना है। उसी के साथ साथ हमारी क्लाइंट अप्रोच होनी चाहिए हेल्थ केयर की, इतना हमको इसमें पढ़ना है। अब RCH1 के कंपोनेंट हमने पढ़ लिए, उसके गोल्स क्या रखे गए, तो RCH1 का गोल रखा गया टू रिड्यूस द बर्थ रेट टू लेस देन 21 पर 1000 पॉपुलेशन, प्रति हजार संख्या पर जन्म दर के 21 से कम करना। ठीक है, बर्थ रेट को हमें 21 लेकर आना है पर 1000। ठीक है, बर्थ रेट कितना होना चाहिए हमारा, 21 होना चाहिए पर 1000। सेकेंड है टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट टू लेस देन 60 पर 1000। अब देखो 2017 में हमने जो हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम पड़ा था, बट हमने जब RCH1 आया तब हमारा 60 था टारगेट। ठीक है, और 2017 में टारगेट क्या था वो आपका होमवर्क है, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, आप उसको रिवाइज करिएगा। तो उस टाइम पे ना ऐसा होता था कि आज तो हमको 25 के आसपास ही कम करना है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बट उस टाइम पे 60 के आसपास करना था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा ही इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था, बहुत ज्यादा था, आज की तुलना में बहुत ज्यादा था, दैट्स वाई तब टारगेट 60 का रखा गया था। वंस अगेन अगर हम गोल की बात करते हैं कि हमारे RCH1 के क्या क्या गोल है, तो हमारा फर्स्ट गोल यही है कि हमको बर्थ रेट को 21 से कम करना है, और उसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को भी हमको 60 लेकर आना है या फिर 60 से कम करना है। थर्ड गोल है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट टू ब्रिंग इट डाउन टू लेस देन 400 पर 1 लाख लाइफ बर्थ। उसी प्रकार जिस तरह आज हमारा है 167 मोर्टिलिटी रेट है, और उससे हमको 100 हमारा टारगेट रखा गया है, तो उस टाइम पे तो हमारा मोर्टिलिटी रेट बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, दैट्स वाई तब हमने टारगेट करा था कि 1 लाख लाइफ बर्थ पे 400 का हमारा जो है MMR रहना चाहिए। ओके, नाउ ये 3 हमारे गोल हो गए जो हमको पूरे करने हैं। उसके बाद हमको हमारा जो कवरेज एरिया, मतलब हमको किस किस चीज को और कवर करना है RCH प्रोग्राम के अंदर, वो देखिए। तो अचीविंग 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी 80% संस्थागत
प्रसव को हमें फोकस करके और चलना है, यानी 80% तक की जो डिलीवरीज है वो घर पे ना होते हुए और हॉस्पिटल्स में होना स्टार्ट हो जाए। 100% एंटीनेटल केयर, 100% प्रसव पूर्व देखभाल, यानी बच्चे के जन्म से पूर्व की जो देखभाल है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं, तो उसकी देखभाल भी 100% दी जाए। और बच्चों को 100% टीकाकरण हासिल होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस आर 100% होना चाहिए। ठीक है, तो ये कवरेज एरिया है हमारा, मतलब इन सारी चीजों को भी हमको क्या करना है, कवर करते हुए चलना है। अब आरसीएच किस किस चीजों से मिलकर बना है, यानी उसके कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। आरसीएच को क्या क्या अचीव करना है, यानी हमने उसके गोल्स पढ़ लिए। अब आरसीएच को उनके गोल्स को अचीव करने के लिए वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होगी, ये सब हमको पढ़ना है। तो सर्विस और स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट है टारगेट फ्री अप्रोच, यानी लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण। क्या है, चलिए समझते हैं। Delivering services based on the actual needs of the community by eliminating rigid government targets. कड़े सरकारी टारगेट हटाकर जनता की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर सेवाएं देना, टारगेट फ्री अप्रोच। यानी क्या होगा, इसमें क्या करना, इसमें क्या करा है गवर्नमेंट ने, एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करी है जो जनता को उनकी वास्तविक आवश्यकताएं जो है उनके आधार पर सेवाएं प्रदान करे, ना कि बहुत ज्यादा सरकारी टारगेट्स हो। यानी गवर्नमेंट के जो अप्रोच होना चाहिए, जो उनका आरसीएच के गोल को फुलफिल करने का जो अप्रोच होना चाहिए, वो एक रियल बेस्ड होने चाहिए। रियल बेस्ड कैसे होने चाहिए, यानी वास्तविक, यानी क्लाइंट को जो चीज की जरूरत है हम उसे वही चीज प्रोवाइड करें, ना कि कुछ और प्रोवाइड करते रह जाएं। ठीक है, तो मतलब क्लाइंट ओरिएंटेड हमारी सर्विसेज होनी चाहिए, ये इसमें लिखा गया है। वंस अगेन, डिलीवरिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन द एक्चुअल नीड, मतलब जो हमारे जनता की जो एक्चुअल नीड है उस हिसाब से ही उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें, और गवर्नमेंट के जो रिजिड टारगेट्स है उनको एलिमिनेट कर दे, उनको हटा दे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए। सेकंड स्ट्रेटजी, इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का एकीकरण। ठीक है, ब्रिंगिंग मैटरनल एंड चाइल्ड केयर एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज टुगेदर अ सिंगल विंडो, माँ बच्चे की देखभाल परिवार नियोजन को एक ही मंच पर लाना। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम माँ का देखभाल कर रहे हैं, माँ के लिए कोई सर्विसेज बना रहे हैं, तो उसका एक अलग अप्रोच हो, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म हो, और अगर हम चाइल्ड हेल्थ केयर पर ध्यान दे रहे हैं तो उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म हो, या फिर फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दे रहे हैं तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म हो। नहीं, ये सारी चीजों को मिलाकर हमें एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, इन सबको एक साथ लाना है, इनका सबका एकीकरण करना है, इन सारी सेवाओं को एकीकृत करके ही हमें क्लाइंट तक पहुंचाना है। ये हमारी दूसरी स्ट्रेटजी हो गई। तीसरी स्ट्रेटजी हमारी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जिलों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य योजनाएं और बजट बनाने की छूट देना। एम्पावरिंग डिस्ट्रिक्ट टू फॉर्मुलेट हेल्थ प्लान्स एंड बजट्स एट द लोकल लेवल। इसका क्या मतलब हुआ, एम्पावरिंग डिस्ट्रिक्ट्स टू फॉर्मुलेट हेल्थ प्लान्स एंड बजट एट द लोकल लेवल, जिलों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य योजना और बजट बनाने की छूट देना। यानी हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है, वो अलग अलग स्टेट्स को अपना बजट दे देती है कि हाँ आप इतना आपका बजट है, उसमें से आपको हेल्थ पर इस तरह से लगाना है। उसी के साथ साथ अगर कोई स्टेट है तो स्टेट में भी ये होना चाहिए कि जो इनका बजट है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अपने हिसाब से, कि आपको किस तरह से आपकी हेल्थ पर ध्यान देना है, उस तरह से अपना जो बजट है उसको बनाने की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये इसकी तीसरी स्ट्रेटजी थी। फोर्थ है रेफरल नेटवर्क, उप केंद्रों और पीएचसीएस को जिला अस्पतालों से जोड़ना। लिंकिंग सब सेंटर्स एंड पीएचसीएस विद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। देखो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़ा होता है और बहुत सारे सब सेंटर्स होते हैं, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे पीएचसीएस होते हैं, तो उन सबको जोड़कर किससे जोड़ना, उन सबको लिंक करना है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। यानी वहाँ पे जो भी सर्विसेज जा रही है उन सबका जो रिकॉर्ड है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के पास रहे, ताकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। ये हमारी स्ट्रेटजीज हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार फिर आपको रिवीजन करवा देती हूँ। अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की, तो कंपोनेंट्स में हमने देख लिया था क्या क्या है। फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देना है, फिर आरटीआई और एसटीडी एड्स वगैरह को किस तरह से मैनेज करके हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखना है, हमें उस पर भी ध्यान देना है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखें
तो हमें ध्यान देना है हमारा चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड पर। क्लाइंट अप्रोच होना चाहिए हेल्थ केयर को लेकर। गोल्स की अगर हम बात करें तो हमारा बर्थ रेट कितना आ जाना चाहिए 21 पर 1000, और हमारा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आ जाना चाहिए 60 पर 1000, और हमारा मेटरनल मोर्टिलिटी रेट कितना आ जाना चाहिए 400 आ जाना चाहिए पर 1 लाख मदर्स। ठीक है, ये हो जाना चाहिए हमारा गोल। और उसके बाद अगर कवरेज एरिया की बात करें तो 100% इम्यूनाइजेशन, 100% एंटीनेटल केयर और 80% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हमें अचीव करना है। अगर इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजीज अपनाई गई, तो जिसमें से हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी यही था कि हमें टारगेट फ्री अप्रोच रखना है, यानी हमको जो एक्चुअल नीड है उसी पर ध्यान देना है, बजाय रिजिड गवर्नमेंट टारगेट्स के। जो एक्चुअल नीड है उस पर हमको ध्यान देना है। उसी के साथ साथ हमें जितना भी सर्विसेज प्रोवाइड करना है माँ बच्चों को, उन सबको भी हमको इंटीग्रेटेड पैकेज में ही प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, ये 2 हो गया। थर्ड हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग्स हो जाता है, यानी बजट जो है वो लोकल लेवल पर उनको बजट दिया जाए, यानी डिस्ट्रिक्ट्स को इस तरह से एम्पावर करा जाए कि वो अपना हेल्थ बजट खुद बना सके। उसके बाद में रेफरल नेटवर्क यानी सब सेंटर्स को हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स से जोड़ दिया जाए। ये सर्विसेज हो गई। अब अगर हम अचीवमेंट की बात करेंगे तो अचीवमेंट है हमारा इंटीग्रेटेड केयर। महिला एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम का एकीकरण किया गया। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज वर इंटीग्रेटेड विद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो पहले ना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अलग चलती थी, और हमारा मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए जो प्रोग्राम थे वो अलग चलते थे। बट RCH के द्वारा क्या गया, जो हमारा फैमिली प्लानिंग चल रहा है, फैमिली प्लानिंग का जो भी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें ही हमने ऐड कर दिया हमारा मदर प्लस चाइल्ड की हेल्थ को, उसी प्रोग्राम में हमने ऐड कर दिया। ये इसका अचीवमेंट रहा। उसके बाद में रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHCS यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है रूरल, वो भी, और जो सब सेंटर्स है उनको स्ट्रेंथन कर दिया, यानी उनको इतना पावर प्रोवाइड करा कि वो अच्छे से अपना काम कर सके। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और केंद्रों को सुदृढ़ बनाया गया। उसके बाद आता है अचीवमेंट में नो रिजिड टारगेट। वही जो मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रेटजीज में कि हमें एक्चुअल नीड पर ध्यान देना है, ना ही हमें गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट टारगेट्स पर ध्यान देना है। द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग टारगेट टू कम्युनिटी नीड्स। फिर इम्यूनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100% इम्यूनाइजेशन करना भी हमारा कवरेज है। तो नेशनल वैक्सीनेशन कवरेज फॉर इन्फेंट्स इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। तो जब हमने ये टारगेट रखा, यानी हमने उस चीज पर भी ध्यान दिया। अब आता है हमारा RCH2। ओके, तो ये RCH2 उसके जो गोल्स है, उसकी जो स्ट्रेटजीज है, देन RCH2 के जो अचीवमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको, चलो ठीक है, इसी लेक्चर में पढ़ा देती हूँ। तो RCH1 कब लॉन्च हुआ था? वो हुआ था हमारा 15 अक्टूबर 1997 को। 15 अक्टूबर 1997 को हमारा क्या लॉन्च हुआ था? RCH1। बट RCH2 यानी फेज 2 हमारा लॉन्च हुआ था NRHM के तहत, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को। तो डेट याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे RCH2 के, यानी इसके क्या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या रखे गए थे, क्या गोल्स सेट करे गए थे कि हमको ये चीज़ें हमारी क्या करनी है, अचीव करनी है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आवश्यक प्रस्तुति देखभाल, असेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। सेकेंड है एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। थर्ड है स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम, एंड देन है टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस एंड स्टेबलाइज द पॉपुलेशन। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ऑब्स्टेट्रिक केयर होती क्या है। तो ये क्या होती है? ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक वुमन प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो जब वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, और चाइल्ड को बर्थ देने के बाद भी कुछ समय तक की जो उसकी हेल्थ है, यानी प्रेगनेंसी से लेकर चाइल्ड बर्थ तक और चाइल्ड के बर्थ के बाद तक भी कुछ टाइम तक की जो हेल्थ है, जो उसकी केयर है, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक केयर। यानी अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तब से लेकर, तो उसका मान लो बच्चा 6 महीने 1 साल का हुआ, तब तक की जो केयर है वो पूरी हमारी ऑब्स्टेट्रिक केयर के अंदर आती है। तो हमने ऑब्जेक्टिव वही रखा कि हमको असेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड करनी है सभी
ऐसी माताओं तक जो अभी प्रेग्नेंट है, तो आवश्यक प्रस्तुति देखभाल हमको देनी है। उसके साथ साथ इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर भी हमको प्रोवाइड करनी है। स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम में हमने क्या समझा था कि जितने भी हमारे सब सेंटर से या फिर हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से, इन सबको हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हमको क्या करना है, लिंक करना है। हमको एक सिस्टम बनाना है, सबको इंटीग्रेटेड करके हमको एक सिस्टम बनाना है, ताकि हमारा जो हेल्थ सर्विसेज है वो इजीली सब तक पहुंच सके। तो बस उसी रेफरल सिस्टम को हमको और मजबूत बनाना है, स्ट्रेंथन करना है, और उसी के साथ में इमरजेंसी और एसेंशियल हेल्थ केयर हमको प्रोवाइड करनी है। इनके अलावा माता और बच्चों की सेवाओं के दायरे को व्यापक करना तथा जनसंख्या को स्थिर करना है। टू एक्सपांड स्कोप ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस, वही हमको हमारी जो बर्थ रेट है या फिर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, इन सारी सर्विसेज को मतलब इन सब जितने भी हमारी ये मृत्यु दर है, इनको हमको सबको मेंटेन करके चलना है, मैनेज करना है, जो टारगेट है उसको फुलफिल करना है, और अच्छी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विस हमको प्रोवाइड करनी है, और हमारी पॉपुलेशन को हमको स्टेबलाइज करना है। ये इसका ऑब्जेक्टिव रहा। तो हमने ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं कि क्या उद्देश्य थे, किस उद्देश्य के लिए हमने RCH2 को लेकर आए हैं। अब RCH2 के क्या लक्ष्य रखे गए, तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू अचीव द MDGs। इसका मुख्य उद्देश्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। देखो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो हमारे 2000 से लेकर तो 2015 तक चले, एंड देन 2015 से लेकर 2030 तक जो हमने टारगेट बनाए रखे, हमारे 17 टारगेट, वो कौन है, हमारे SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले हमारे MDG चल रहे थे, यानी 2005 जब हमारा RCH2 आया था तब हमारे MDG गोल चल रहे थे। तो MDG के जितने भी गोल्स हैं उनको सबको अचीव करना भी हमारा इसका गोल रखा गया था। टू रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1, ये सेम अभी भी हमारा वही है कि हमें अगर पॉपुलेशन, मतलब हमारा अगर गोल है कि हमको पॉपुलेशन को क्या करना है, अचीव, मतलब पॉपुलेशन को कम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करना होगा, तो इसलिए टारगेट दिया गया 2.1 का। टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 बर्थ। हम अगर RCH1 की बात करते हैं तो उसमें हमको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था हमारा 60 से कम करना, और RCH2 में है हमारा 30 से कम करना, ठीक है। उसी के साथ साथ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट अगर हम देखें तो RCH1 में था हमारा 400 और RCH2 में हमारा हो जाता है 100। ये सब हमारे गोल्स हैं। स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई इन सारे गोल्स को पूरा करने के लिए, तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए। डायरेक्ट कैश असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड थ्रू जननी सुरक्षा योजना टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ये जितनी भी योजना है ये मैं आपको बाद में अच्छे से डीप में समझाऊंगी, बट यहाँ पर यही ध्यान रखिएगा कि जितने भी गोल्स हैं RCH2 के अंदर, उनको पाने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना चालू करा हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। और ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो किसके थ्रू दे रहे थे, हम जननी सुरक्षा योजना के थ्रू दे रहे थे। जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देने हेतु सीधे नगद सहायता प्रदान की गई। सेकेंड है हमारा आशा वर्कर्स, यानी ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य विभाग और जनता के बीच संपर्क स्थापित करने हेतु आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। आशा वर्कर्स क्या होती है ये भी हम इन डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो आशा वर्कर्स है, जो हर, आपने देखा होगा अर्बन एरिया रूरल एरियाज में होती है, जो घर घर जाकर और हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में, और जितनी भी हेल्थ केयर सर्विस गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है उन सब के बारे में आपको बताती है। तो आशा वर्कर्स को भी अपॉइंट करा गया एक लिंक बिठाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और रूरल कम्युनिटीज के बीच में, यानी ऐसी रूरल कम्युनिटीज जो हेल्थ फैसिलिटीज को नहीं ले पा रही है, हेल्थ केयर सिस्टम को नहीं समझ पा रही है, उनको वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज को जो हमारी रूरल कम्युनिटीज है और अर्बन कम्युनिटीज भी, उन दोनों को जोड़ने के लिए आशा वर्कर्स को भी लाया गया, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने रूरल कम्युनिटी क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमारा 2005 में जो है हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था, यानी हम ज़्यादा ध्यान कहाँ पर दे रहे थे, रूरल कम्युनिटी पर दे रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने ये लिखा है। तो आप ये भी ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आता है ANMs and nurses were trained as skilled birth attendants to handle complicated deliveries, ठीक है। यानी हमारे हॉस्पिटल में जितनी भी नर्सेस और जितना भी दूसरा स्टाफ है
का भी हमारा मतलब बोल सकते हो आप दूसरा स्टाफ, मतलब नर्सेस के अलावा भी जो हमारा स्टाफ रहता है, यानी डॉक्टर्स तो सारी चीजें करते हैं, ऑपरेशन को करना, जितनी भी अलग चीजें हैं वो सारी कौन करता है? डॉक्टर्स करता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर्स के साथ साथ उनकी हेल्प कौन करते हैं? बहुत सारे अदर वर्कर्स भी होते हैं, नर्स भी होते हैं, और नर्स के साथ साथ अदर वर्कर्स भी होते हैं। तो नर्स को और जो अदर वर्कर्स है उनको भी हमें ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करनी है जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज को भी अच्छे से डॉक्टर्स के साथ मिलकर क्या कर सके? हैंडल कर सके। तो हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। SBA ट्रेनिंग का फुल फॉर्म होता है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, यानी जब भी डॉक्टर्स किसी बेबी की डिलीवरी कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास में स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग में हमको देनी है, ये स्ट्रेटजी अपनाई। फिर आता है 24/7 इमरजेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करनी है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स वर अपग्रेडेड टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक एंड इमरजेंसी डिलीवरी सर्विसेज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चौबीसों घंटे सिजेरियन एवं आपातकालीन प्रसव सेवाओं हेतु तैयार किया गया। यानी हमारे जितने भी कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है, अगर वहाँ पर कोई इमरजेंसी सर्विस भी आ जाए, यानी अगर मान लो किसी कोई प्रेग्नेंट वुमन है और अगर उसकी डिलीवरी करनी है, इमरजेंसी आ गई, तो इतना सक्षम होना चाहिए वो हेल्थ केयर सेंटर की वो उस डिलीवरी को भी अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो मतलब इतनी चीज हमको लानी है। फिर फ्लेक्सिबल क्या होता है? राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बजट खर्च करने के लिए नियमों में लचीलापन प्रदान किया गया। स्टेट्स वर गिवन फ्लेक्सिबिलिटी टू यूटिलाइज फंड्स अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स थ्रू फ्लेक्सिबल सिस्टम। फ्लेक्सिबल सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा लचीलापन हो। यानी अगर हमारी यूनियन गवर्नमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट को बजट दे रही है तो वो ये नहीं बताएगी कि आपको इसमें इतना खर्च करना है, इसमें इतना खर्च करना नहीं। मान लो उसने 100 रुपए का बजट दे दिया, तो अब सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि आपको हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा रखना है, ठीक है। तो अब आप इस 100 रुपए में से भले आप 20 रुपए हेल्थ में से खर्च करो या 30 रुपए हेल्थ में खर्च करो, वो आपकी मर्जी है, बट आपको हेल्थ केयर सिस्टम को क्या करना है? अच्छा करके चलना है। तो ये सिस्टम भी लाया गया, ये स्ट्रेटेजी भी अपनाई गई। फिर अचीवमेंट्स क्या है RCH2 के, वो हम देख लेते हैं। तो हॉस्पिटल बर्ड्स जननी सुरक्षा योजना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। देखो RCH के अंदर जब जननी सुरक्षा योजना लॉन्च करी गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि हम किस तरह से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा दे सके। उसी के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देना चालू करा गया इस योजना के तहत, ठीक है। तो जब RCH2 आया, RCH1 में ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई थी, तो RCH2 के टाइम पे अचीव होने लग गई ये चीजें, यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। मोर्टेलिटी रेट में भी ड्रॉप आउट हुआ था। इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट था और इन्फेंट रेट जो था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, दोनों में गिरावट आई थी, रिडक्शन हुआ था, डिक्लाइन हुआ था जब हमारा RCH सेकेंड प्रोग्राम आया था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर डिक्लाइन ड्रास्टिकली अक्रॉस द कंट्री, में देश भर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। नेक्स्ट अचीवमेंट है आशा मोबिलाइजेशन। देखो सबसे पहले हमने यही करा था कि आशा वर्कर्स को हमको इंट्रोड्यूस करना है। तो आशा का नेटवर्क है, आशा वर्कर्स का जो नेटवर्क है उसको भी हमने हर जगह फैला दिया। हर गांव में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में आशा कार्यकर्ताओं की सफल नियुक्ति की गई। फ्रंटलाइन आशा हेल्थ वर्कर्स वर सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन एवरी विलेज। देन डेटा ट्रैकिंग नेम बेस्ड ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस वर इंट्रोड्यूस। माता और बच्चों की नाम आधारित ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई। तो ये हमारा RCH सेकेंड भी होता है खत्म। अब देखो सबसे पहले अगर हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलें तो RCH फेज 1 कब लॉन्च हुआ था? 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च हुआ था, और RCH फेज 2 लॉन्च हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2005 में लॉन्च हुआ था। 1997 में ये एज अलोन लॉन्च हुआ था, बट जब हमारा RCH फेज 2 लॉन्च हुआ था तो वो हमारा किसके अंडर लॉन्च हुआ था? NRHM के अंडर लॉन्च हुआ था। शिफ्टिंग फ्रॉम अ टारगेटेड अप्रोच टू परफॉर्मेंस बेस्ड कम्युनिटी एम्पावरमेंट, लक्षित दृष्टिकोण से प्रदर्शन आधारित दृष्टिकोण और सामुदायिक सशक्तिकरण की ओर बदलाव। RCH फेज 1 द फाउंडेशन, यानी RCH फेज 1 जो था उसके आधार क्या क्या थे? सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल, फैमिली प्लानिंग, ये उसके आधार थे, उसके कंपोनेंट्स थे।
उसके स्ट्रेटजीज क्या थी हमने वो भी अच्छे से पढ़ लिया था, मैंने आपको यहाँ पर भी लिख कर दिया है। आरसीएच फेस 1 के अचीवमेंट क्या था, इम्यूनाइजेशन बूस्ट हुआ था, रिडक्शन हुआ था आईएमआर में और एमएमआर में भी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी इंक्रीज हुई थी और ये सेम हमारा आरसीएच 2 में भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर RCH2 फेस में हमको स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस को लेकर आना था, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर को बढ़ावा देना था। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर क्या होती है, यानी जब भी कोई वुमन प्रेग्नेंट है तब से लेकर तो जब तक उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है वो पूरी हेल्थ केयर पे हमको ध्यान देना है और एडोलेसेंट हेल्थ पर भी हमको क्या देना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लिएगा एक बार। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करके चले तो फोकस RCH1 का फोकस काय पे था, सेफ मदरहुड पे था, चाइल्ड सर्वाइवल पर था, फैमिली प्लानिंग पर था, इन सारी चीज़ों पर क्या था, हमारा ध्यान था। बट RCH2 में सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल के साथ साथ स्किल्ड स्किल्ड नर्स होने चाहिए, स्किल्ड जो वर्कर्स होने चाहिए डॉक्टर्स के साथ में, जो बर्थ को अच्छे से, मतलब चाइल्ड बर्थ को अच्छे से, उस प्रोसेस को अच्छे से निभा सके, वैसे एम्प्लॉयज होने चाहिए। EMOC का मतलब क्या हो गया, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर हो गया, उस पर हमको ध्यान देना है। एडोलेसेंट हेल्थ पर हमको ध्यान देना है। तो पहले हमने सिर्फ माँ और बच्चे पर ध्यान दिया था, बट हमने RCH2 में माँ और बच्चे के साथ साथ अदर जो भी, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो गई हमारी, फिर जो किशोर की स्वास्थ्य हो गया, किशोर स्वास्थ्य हो गया, वो हो गया। और पहले सिर्फ हमें जब जन्म के टाइम पर ध्यान दे रहे थे, बट अब इसमें हमने क्या करा, पूरी हेल्थ यानी प्रेग्नेंट होने से लेकर बच्चे के जन्म होने के बाद तक का सब पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई, तो फर्स्ट में हमारा टारगेटेड अप्रोच था। ठीक है, मतलब लक्षित दृष्टिकोण था हमारा फर्स्ट में, लेकिन सेकंड में परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया वो। फिर ग्रास रूट इंजन, सिंगल विंडो सर्विस थी, आशा वर्कर एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हो गया, यानी एकल खिड़की सेवा थी, यानी एक ही चीज पर हमको मदर, चाइल्ड, प्रेग्नेंट वुमन से रिलेटेड सारी चीजें प्रोवाइड होगी। और फिर सेकंड में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, आशा जैसे कॉन्सेप्ट आ गए। फ्लैगशिप प्रोग्राम इसके अंदर कौन कौन सा है और इसके अंदर कौन कौन सा है वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें अब हम पढ़ने वाले हैं RMNCH+A का प्रोग्राम। ठीक है, यानी RCH का ही जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको RCH क्या है ये अगर अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तपस्या बेच का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक वो सारी मेरी सर्विसेज मैं आपको पहुंचा सकूं, जो मेरा फ्री कंटेंट है मैं आपको पहुंचा सकूं। और नीचे जो टेलीग्राम लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आप टेलीग्राम लिंक देख सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको सारी PDF प्रोवाइड करूंगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से मुझे मैसेज कर और पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।